ठीक है, या तो मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, वो भी नहीं दिखा रहा ये। चलिए प्लीज कोई आस्क द होस्ट टू गिव परमिशन, उसमें भी नहीं दिखा रहा है। चलिए तो कोई शुरू नहीं, कर सकते हैं भाई। मैंने शुरू कर दिया जी रिकॉर्डिंग को। तो ये इतना जो है ना, हमने पहले वाले 2 दिन में ये शुरू के मैसेजेस वगैरह जो थे, संदेश वगैरह, वो पढ़ लिए थे, और ये भी हमने कल बात की थी, लेकिन इम्पोर्टेंट है इसलिए हल्का सा दोबारा से देख लें कि पूरा पुस्तक जब हम पढ़ेंगे मानव व्यवहार दर्शन, तो ये जो बड़ा वाला डॉट है, ये इट इंडिकेट्स के ये अनुभूतियां हैं। अनुभूतियां मतलब अस्तित्व की सच्चाइयों को जिस तरह से आदरणीय नागराज जी ने देखा, उसको ऐसा लिखा। तो हम भी अपने में जैसे जैसे इसको पढ़ें और इन अनुभूतियों की तरफ हमारा ध्यान जाए, हम अपने में शोध करें, तो अपने में वेरीफाई करने की बात चीज है ये, कि क्या मैं भी इन अनुभूतियों को वैसे ही देख पा रहा हूँ, क्या मुझे भी ये सहज रूप में स्वीकार हो रही हैं। और अगर कुछ लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, तो उस पर चर्चाएं की जाए और अपने पे कंटिन्यूअसली मनन चिंतन अपने अंदर चलता रहे। तो वही एक रास्ता है इनकी क्लैरिटी बनाने के लिए। ये वाले 3 और जो है वो इस तरह के भी सिंबल्स जो है वो यूज होंगे। ये 4 डॉट्स है, ये मतलब है कोई खास शब्द आता है तो उसको परिभाषा के रूप में इस तरह से इंडिकेट कर रहे हैं बाबा जी। फिर ये एक स्टार है, वो उसके रेलिवेंस में, किसी शब्द या सेंटेंस के रेलिवेंस में के रिलेशन में कुछ स्पष्टीकरण होगा तो वो उस तरह से दिया गया है। और उससे रिलेटेड कुछ विश्लेषण है अनुभूतियों का या परिभाषाओं का, तो वो ये इस फ्लावर वाले स्टार के माध्यम से ऐसे करके, तो ये हम जैसे जैसे देखेंगे हमें आगे दिख जाएगा। ये सुमन दीदी, एडमिशन का काम आप कर पा रहे हैं या वो भी मैं करूं साथ साथ? जी भैया, यही दिक्कत है ना कि एक ही होस्ट बन पा रहा है इसमें, तो अच्छा यही अच्छा प्रॉब्लम आएगी। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मैं करता रहूंगा साथ साथ। देख, इसकी स्टडी भी कर रहा हूँ मैं आगे तो डीप। ठीक है जी, तो ये हो गया आगे। ये जो है ये पूरा इंडेक्स है। मुझे ऐसा लग रहा है पेज नंबर ना पढ़े जाए, लेकिन कम से कम एक बार टॉपिक्स जो है हम कलेक्टिवली पढ़ लें, तो एक ये आइडिया लग जाएगा कि पूरी बुक में हमें क्या क्या जो है किन टॉपिक्स के अंतर्गत मैं जा कवर रहा हो रहा है। हूँ, उसी कोई की पढ़ेंगे सेक्शन इसको? चल रहा है। सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि अपना और आगे माइक डीप म्यूट स्टडी कर भी लीजिए। कर चुका हूँ एक बार, सभी के लिए इसी के लिए कहता था। इसका सेट और सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि अपने माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी भैया, तो अनुक्रमणिका अध्ययन अध्याय विषय वस्तु जो है वो मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ जी। पहला है सह अस्तित्व, पहला अध्याय। दूसरा अध्याय कृतज्ञता। तीसरा सृष्टि दर्शन। चौथा मानव सहज प्रयोजन। पांचवा निर्भ्रमता ही विश्राम। छठा कर्म एवं फल। सातवां मानवीय व्यवहार। आठवां पद एवं पदातीत। जी, नवा है दर्शन दृश्य दृष्टि। 10वां है क्लेश मुक्ति। 11वां योग। 12वां अध्याय है लक्षण लोक आलोक एवं लक्ष्य। 13वां है मानवीयता। 14वां मानवीय व्यवहार सहज नियम। 15वां है मानव सहज न्याय। 16वां है पोषण एवं शोषण, इसके सब पाठ है मानव धर्म नीति, मानव राजनीति। 17वां अध्याय है रहस्य मुक्ति और 18वां और अंतिम अध्याय है सुख शांति संतोष आनंद। बढ़िया हो गया। तो ये सह अस्तित्व और कृतज्ञता ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिर सृष्टि दर्शन में जो है वो बाबा जी ने थोड़ा सृष्टि दर्शन, जिस तरह से वो सृष्टि को देख रहे हैं, उसके बारे में बताया है। ये 5वां निर्भ्रमता ही विश्राम, मतलब इसमें किस चीज को एड्रेस कर रहे हैं कि जितना हम, तो ये जो विश्राम है, जीवन में विश्राम, जीवन में अंतर विरोध, ये मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, इनमें जो अंतर विरोध रहता है वही दुख है। तो इनमें सामंजस्य स्थापित हो जाए, इनका आपस में संगीतमयता हो, तालमेल रहे, तो वो निर्विरोधिता जो है वही विश्राम की स्थिति है, वही सुख वाली स्थिति भी है। तो निर्भ्रमता ही विश्राम है, निर्भ्रमता ही सुख है, ये यहाँ पर एड्रेस हो रहा है। कर्म और फल के बारे में हम लोगों ने परंपरा में काफी कुछ सुना है, और हमारी अपनी अपनी कुछ नोशंस भी हैं। तो ये छोटा सा 2 पेज का चैप्टर है, इसमें बड़े अच्छे से कर्म और फल के बारे में जो है वो चर्चा हुई है। मानवीय व्यवहार हमने देखा ही है, ये धीरता वीरता उदारता वाला, तो इस तरह से है। पद एवं पदातीत, तो वो जो पदातीत जो है वो दिव्य पद को
पदातीत कह रहे हैं और उससे पहले वाले पद हैं, ये यहाँ पर एड्रेस हो रहा है। दर्शन, दृश्य, दृष्टि, क्लेश मुक्ति, योग, लक्षण, लोकालोक एवं लक्ष्य, ये ऐसे करके ये सारा चल रहा है। धर्म नीति, मानव धर्म की राज्य नीति, ये इधर आ रही है। और ये रहस्य मुक्ति जो है, ये एक्चुअल में बड़े अच्छे से जीवन क्रिया जो है वो उनके कुछ आयाम जो है वो यहाँ पर बड़े अच्छे से रखे गए हैं। तो जीवन क्रिया, जीवन को ही ना समझ पाना ये रहस्य है, तो जीवन को समझना, जीवन क्रिया को समझना, वो यहाँ पर अच्छे से जो है वो कवर होगा। इस तरह से ये पूरा पुस्तक का स्ट्रक्चर है। पहली अनुभूति हमने कल कर ली थी, दूसरी पढ़ें या पहली के बारे में कुछ और किसी का ध्यान गया हो तो बताएं, नहीं तो दूसरी से शुरू करते हैं। हाँ, अगर कुछ साथियों का ध्यान गया हो कल पहली अनुभूति पे, तो उसमें अपनी बात स्पष्टता जानने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। तो भैया आगे पढ़ूं? हाँ जी। तो दूसरी अनुभूति है, जागृत मानव ही दृष्टा पद प्रतिष्ठा में गण्य है। और इसकी अगर हम परिभाषाएं देखें तो मानव का मानव की परिभाषा है मनाकार को साकार करने तथा मनः स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाले को मानव संज्ञा है। व्यवहार की परिभाषा, एक से अधिक मानव एकत्र होने के लिए अथवा होने में जो श्रम नियोजन है उसे व्यवहार संज्ञा है। दर्शन की परिभाषा है, दृष्टि से प्राप्त समझ, अवधारणा और अनुभव ही दर्शन है। दृष्टि वास्तविकताओं को देखने, समझने, पहचानने और मूल्यांकन करने की क्रिया ही दृष्टि है। विश्लेषण की परिभाषा, परिभाषाओं का प्रयोजन के अर्थ में व्याख्या की विश्लेषण संज्ञा है। परिभाषा की परिभाषा भी बाबा जी ने दी है, अर्थ को इंगित करने के लिए प्रयुक्त शब्द समूह की परिभाषा संज्ञा है। भैया अगली अनुभूति लेनी है या अभी? अगली भी ले लें। जी जी भैया। तो अगली अनुभूति है, व्यापक पूर्ण और इकाइयां अनंत हैं। इसमें व्यापक की परिभाषा है, जो सर्व देश काल में विद्यमान है और नित्य वर्तमान है। इकाई की परिभाषा है, 6 ओर से यानी सभी ओर से सीमित पदार्थ पिंड की इकाई संज्ञा है। व्यापक वस्तु में संपूर्ण इकाइयां सह अस्तित्व में अविभाज्य रूप में वर्तमान है। अनंत की परिभाषा, संख्या में अग्राह्य क्रिया की अनंत संज्ञा है, जिसको मानव गिनने में असमर्थ है अथवा गिनने की आवश्यकता नहीं बनती, यही अनंत है। अगली अनुभूति है, जी जी इससे आगे फिर सेकंड में पढ़ लेंगे। ठीक है जी भैया। हाँ भैया सब लोग म्यूट कर लें प्लीज अपने को, है ना, जब बात करनी हो तब अनम्यूट करें प्लीज। तो बताइए, ये पढ़ने से क्लियर हो रहा है या कुछ बात की जाए इस पे? ये जो है, ये थोड़ा सा जो मेरा ध्यान गया मैं आपके सामने रख देता हूँ, जितनी मेरी क्लियरिटी बनी कि दृष्टा पद किसको कह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस मतलब जो अनुभूति है वो ये है, जागृत मानव ही दृष्टा पद प्रतिष्ठा में गण्य है। तो दृष्टा किसको कह रहे हैं? देखने वाले को। ऑर्डर मांग रहा था उसको, वो अपने अंदाजा से कुछ कोई ऑर्डर की बात कर रहा था या स्पेसिफिक? ठीक है, जहां से मेरे को आवाज आती है फिर मैं उनको पर्सनली म्यूट कर रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं है वो अनम्यूट कर पाएंगे या नहीं, तो उसको फिर जो है अगर अनम्यूट ना कर पाए तो मैसेज में लिख दें, तो फिर अनम्यूट कर देंगे। तो ये जो दृष्टा पद है ये बेसिकली जागृत मानव, मतलब उस वही दृष्टा पद में है, बाकी जो है वो दृष्टा पद में नहीं है। वो आंख से देख रहे हैं लेकिन अभी अस्तित्व समझ में नहीं आया है। तो अस्तित्व समझ में नहीं आया है, सिर्फ आंखों से जो दिख रहा है प्रत्यक्ष संसार, उसी को देख लेना जो है वो दृष्टा पद में नहीं है। जैसे हम कल बात भी कर रहे थे, ऋचा जी याद करा रही थी कि जब शिविर भी किया था तो एकदम से ऐसा फील आया, जो भाषा भी उन्होंने यूज की थी कि हमारी तो आंखें खुल गई। तो आंखें खुल गई मतलब मेरे को अच्छे से याद है कि आई वॉज ऑल्सो एम्यूज्ड, कि एकदम से मेरा ध्यान गया कि आंखें तो पहले भी खुली हुई थी, ऐसा थोड़ी है कि शिविर में आने से पहले आंखें बंद थी। तो आंखें खुल गई का जो मुहावरा भी बना है वो भी क्या है कि
कुछ समझ में आ गया। तो वो समझ में आ गया मतलब पहले नहीं समझ में आया हुआ था। तो वो समझ में आ जाना जो है, सब कुछ समझ में आ जाना जो भी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, उसको जो है दृष्टा पद प्रतिष्ठा जो है वो काउंट कर रहे हैं। जागृत मानव ही दृष्टा पद प्रतिष्ठा में कहते हैं, है ना? जागृति से पहले जो है दृष्टा पद नहीं है। ये जो है इसको ऐसा देख रहे हैं। तो बाकी बाद में जो है ये मानव की एक परिभाषा है, ये भी बार-बार आएगी। मनाकार को साकार करने तथा मनस्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाले को मानव संज्ञा है। तो मनाकार को साकार मतलब मटेरियलाइज करने वाला, जो मन में है उसको मटेरियलाइज किया जा सके, और मनस्वस्थता का आशावादी और मनस्वस्थता को प्रमाणित कर पाए, वो मानव हुआ। इस तरह से और भी 2-3 परिभाषाएं हैं। आप देखिए, आप में से किसी को कुछ लग रहा हो कि किसी मुद्दे पे बात करनी है तो कर सकते हैं। संजीव भैया, ये व्यवहार के बारे में बताइए। एक से अधिक मानव एकत्र होने के लिए अथवा होने में जो श्रम नियोजन है उसे व्यवहार संज्ञा है। तो इसका मतलब ये व्यवहार जो है एक आदमी दूसरे से जो करता है, तो उसमें इकट्ठा होने और इकट्ठा एक दूसरे के साथ निर्वाह करने। कोई नहीं। तो इसको दीदी ऐसे देख सकते हैं, अभी बिल्कुल शुरू में, कि मानव जो कुछ भी करता है, जितने भी हमारे एक्शंस हैं, उनको ना 2 कैटेगरीज में रख सकते हैं, जो बाबा जी ने परिभाषा के रूप में शब्द रखे हैं। एक है कार्य और एक है व्यवहार। तो जो भी हम जड़ संसार के साथ में कर रहे हैं, मतलब मानव को छोड़कर बाकी इकाइयों के साथ में कर रहे हैं, मानवेतर प्रकृति जो कह रहे हैं, रेस्ट ऑफ दी प्रकृति जो है, शेष प्रकृति के साथ में, उसको कार्य कह रहे हैं। और मानव के साथ में जो एक्शंस हो रहे हैं उसको व्यवहार कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे परफेक्ट। हाँ, ये पहले भी बोला था, आई फॉरगॉट। है ना, हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, हम कार चला रहे हैं, ये सारा किस में आ जाएगा? ये कार्य में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मिलकर कुछ समझ रहे हैं, वैसे ही, है ना? तो जो भी मानव का मानव के साथ में हो रहा है वो व्यवहार है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम इस डेफिनेशन को देखते हैं, तो एक से अधिक मानव, मतलब एक से अधिक होगा तभी मानव का मानव के साथ में व्यवहार होगा। थैंक यू, बढ़िया। और बताएं। है ना, मैं फिर से कहूंगा, हमारे जो पुराने साथी हैं जो इस पुस्तक को पहले भी पढ़े हुए हैं, उनका भी किसी अपने तरीके से स्पष्टीकरण बन रहा हो, किसी दूसरे दृष्टिकोण से, मतलब किसी परिभाषा को या किसी अनुभूति को देख रहे हो, तो वो भी प्लीज फील फ्री टू शेयर। भैया, यहाँ पर जो ये दर्शन है, दृष्टि से प्राप्त समझ, अवधारणा और अनुभव ही दर्शन है। तो दृष्टि का मतलब जो हम जिसको देखना कह रहे हैं उसी की बात हो रही है यहाँ पर, कि जो हम देखकर समझ रहे हैं, या और अवधारणा और अनुभव, ये तो खैर बाद में, पहले तो यही समझ में आ जाए कि दृष्टि से प्राप्त समझ किसको कह रहे हैं। तो दृष्टि हर मानव की है। ठीक है, इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं ऐसा, मतलब मेरा ऐसा ध्यान जाता है कि आपकी दृष्टि अलग हो सकती है, मेरी दृष्टि अलग हो सकती है ना? तो हम सब अपनी अपनी दृष्टि से चीजों को समझ रहे हैं, जो हम समझना चाहते हैं अपनी ही दृष्टि से हम निर्धारित भी करते हैं कि मुझे क्या समझना है, और फिर उसको समझने के लिए हम अपनी ऊर्जा लगाते हैं। तो भैया इसको आंख ना कह के दृष्टिकोण की तरह से ले रहे हैं ना? हाँ, यही मैं कहना चाहती थी। बिल्कुल। ठीक। और दर्शन जो है वो पूरी समझ को दर्शन कह रहे हैं। तो ये आगे चल के बात आएगी भी कि हम दर्शन को भी कैसे देखें। तो जो वो वाला दर्शन, वो वाली फिलॉसफी, वो वाला मतलब ऐसा दर्शन ही कहें, वो दर्शन जिससे पूरा अस्तित्व पूरा समझ में आता हो, उसको पूर्ण दर्शन कहेंगे। और जहां पर अस्तित्व पूरा ना समझ में आता हो, बात पूरी ना समझ में आती हो, कुछ रहस्य रह जाता हो या अभी भी रहस्य बचा हुआ रह जाए, उसको अपूर्ण दर्शन कहेंगे। ठीक है, तो हम अपनी दृष्टि को
इतना फैला लें और इतने अच्छे से लगा करके पूरा अस्तित्व समझ लें, उसको जो है वो दर्शन कह रहे हैं। तो वो होने के बाद में फिर मानव जो है वो दृष्टा पद में पहुंचेगा। बढ़िया भैया। और इसको फिर बुद्धि से भी जोड़ा है ना, अवधारणा को, कि बुद्धि में जब बोध हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। और अनुभव को, मतलब वहां से वहां तक, बस बढ़िया बात। ठीक है, तो परिभाषा बड़े अच्छे से सुमन दीदी का मेरे को सेंटेंस अच्छा लगा, परिभाषा की भी परिभाषा दी है जी। इट्स इंटरेस्टिंग कि हाँ, कोई शब्द जो है उस शब्द से क्या मीनिंग निकलता है उसको इंडिकेट करने के लिए कुछ लिखा जाएगा, तो वो जो लिखा जाएगा उसको परिभाषा कह रहे हैं। बिल्कुल। दृष्टि भी यहाँ पे ज्यादा क्लियर हो गया, वास्तविकताओं को देखने, समझने, पहचानने और मूल्यांकन। बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़े। ये वाली दूसरी जो थी, तो ये व्यापक जो हमने कल भी बात की थी कि हमारे कल्पनाशीलता में व्यापक रहे, इसको बाबा जी ने काफी एम्फेसाइज किया है। तो व्यापक का बार बार जो है वो जिक्र आएगा, वर्णन आएगा। तो व्यापक पूर्ण है और इकाइयां अनंत है। तो ये पूर्ण की भी एक जो है ना बड़ी अच्छी परिभाषा जो है यहाँ पर बनती है, या परिभाषा बोले या समझाने के अर्थ में ऐसा भी बताया गया है कि जो कम अधिक से मुक्त है उसे पूर्ण कह रहे हैं। ये काफी मतलब इम्पोर्टेंट लगता है मेरे को ये परिभाषा, जो कम अधिक से मुक्त है। तो जब हम व्यापक को देखें तो व्यापक जो है ये कम अधिक से मुक्त है। मतलब व्यापक को हम बड़ा कर दें, व्यापक को छोटा कर दें, व्यापक के टुकड़े कर दें, ये संभव नहीं है। ये हम लोगों ने पहले के सेशंस में अच्छे से इसके बारे में डिस्कशंस किए हैं। ठीक है, तो तो इसको जो है वो पूर्ण कह रहे हैं। इकाइयां जो है वो कम अधिक, टूटना, बनना, रचना विरचना, ये सब जो है वो इकाइयों में होता रहता है। तो इकाइयां अनंत हैं। ठीक है, तो अनंत को भी यहाँ परिभाषित किया, संख्या में अग्राह्य। अग्राह्य मतलब विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड इन नंबर्स, है ना। संख्या में अग्राह्य मतलब विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड इन नंबर्स, उसको अनंत कह रहे हैं। जिसको मानव गिनने में या तो असमर्थ है या उसको गिनने की आवश्यकता नहीं बनती। तो मतलब टेक्निकली बोले तो काउंट किया जा सकता है। जैसे अगर हम बोले कि किसी खास जगह पे रेगिस्तान में कितने मिट्टी के कण, रेत के कण हैं, तो टेक्निकली ऐसा सोच सकते हैं, कोई लगेगा तो लगा रहे तो शायद काउंट कर सकता है, लेकिन काउंट करने की कोई आवश्यकता नहीं बनती है। या जिसको काउंट ही ना किया जा सकता हो, इसको जो है वो अनंत कह रहे हैं। व्यापक क्या हुआ? जो सर्व देश काल में विद्यमान है तथा नित्य वर्तमान है। इसकी पहले अनुभूति में भी चर्चा हुई थी, है ना, जो हमेशा हमेशा से एक जैसा भासमान है। और इकाइयां क्या है? 6 ओर से या सभी ओर से सीमित, इसको इकाइयां कह रहे हैं। तो व्यापक वस्तु में संपूर्ण इकाइयां सह अस्तित्व में अविभाज्य रूप में वर्तमान है। तो व्यापक में सारी की सारी इकाइयां अविभाज्य रूप में वर्तमान है। मतलब इकाइयों को व्यापक से अलग नहीं किया जा सकता, इकाइयों को व्यापक से निकाला नहीं जा सकता। दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम दी व्यापक। तो अविभाज्य इज इनसेपरेबल। बताइए, किसी का और ध्यान जा रहा हो? तो संजीव भैया, व्यापक जो है वो पूर्ण है और कम अधिक से मुक्त है। इसमें ये बात और फिर क्लियर होती है कि इकाइयां जो हैं वो बढ़ते कम होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो क्लैरिफाई होता है कि भीगी डूबी घिरी हैं। तो जो एरिया, एक तरह से जो जगह इकाइयां बढ़ भी जाती हैं तो भी व्यापक, क्योंकि उसके अंदर उनके अंदर भी विद्यमान है, तो व्यापक तो पूर्ण ही है। ये यहाँ पे वेरीफाई हुई बात, अच्छी लगी।
है ना। तो इकाइयों में सम और विषम, कम से कम जड़ इकाई में तो हम बड़ी क्लियरली देख पाते हैं कि हर जड़ इकाई में सम और विषम क्रियाएं जो है वो होती रहती हैं, ठीक है। और आंखें हैं, आंख देख सकते हो कि नहीं ऑन है कि नहीं, सामान तुमने देख सकते हो, मैंने क्या देखना, तुमने कम से कम देख तो लेना चाहिए था कि ऑन है कि ये ऑफ है। प्लीज प्लीज नीरज जी फिर म्यूट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, जी भैया। आगे वाला भी पढ़ लें। जी, तो व्यापक सत्ता जागृत मानव में से के लिए कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, अनुभव काल में आनंद के रूप में और आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है, क्योंकि सत्ता में संपूर्ण प्रकृति संपृक्त अविभाज्य रूप में विद्यमान है, यही सह अस्तित्व है। तो इसमें परिभाषाएं दी है, काल की परिभाषा है, क्रिया की अवधि की काल संज्ञा है। दूसरा नियम, आचरण और क्रिया की नियंत्रण पृष्ठभूमि ही नियम है। समाधान, क्यों और कैसे की पूर्ति यानी कि उत्तर ही समाधान है। आनंद, सह अस्तित्व रूपी परम सत्यानुभूति ही आनंद है। न्याय, परस्परता में मानवीयतापूर्ण व्यवहार ही न्याय है। पूरा पढ़ लेंगे इसको दीदी। हाँ जी, तो भैया ये जो है ये है इस संबंध और स्पष्टीकरण के रूप में दिया है बाबा जी ने। मानवीयतापूर्ण व्यवहार, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, पूर्ण स्वभाव, न्याय, धर्म एवं सत्यता पूर्ण दृष्टि और वित्तेषणा, पुत्रेषणा एवं लोकेषणा प्रवृत्ति से युक्त व्यवहार ही मानवीयतापूर्ण व्यवहार है। अब इसका विश्लेषण है, अस्तित्व में से के लिए जानने, पहचानने और अनुभव करने का प्रयास व अध्ययन मानव करता रहा है और करता रहेगा। ज्ञान को इसमें परिभाषा में ज्ञान को अनुभव काल में आनंद, सर्वत्र एक सा अनुभव में आने के कारण सत्य, ज्ञान में समस्त क्रियाएं संरक्षित और नियंत्रित होने के कारण लोकेश, सर्वत्र एक सा विद्यमान होने के कारण व्यापक, चैतन्य के साथ चेतना, आत्मा से सूक्ष्मतम होने के कारण परमात्मा, प्रत्येक वस्तु सत्ता में संपृक्त सक्रिय रहने के कारण से इसे निरपेक्ष ऊर्जा तथा अपरिमाणिता के कारण पूर्ण संज्ञा है। ये आगे के भी दोनों व्यापक से ही रिलेटेड हैं, तो एक बार पूरा ही पढ़ लेते हैं बाकी दोनों अनुभूतियों को भी। जी, तो अगली अनुभूति है सह अस्तित्व में अनुभवी ज्ञान का। कल तो थोड़ा सा करा था, आज सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि प्लीज अपने माइक म्यूट कर लीजिए। वो टीचर्स का जो ग्रुप है ना, अपने माइक म्यूट कर लीजिए। सह अस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है। सह अस्तित्व में अनुभव में से के लिए अध्ययन है। ज्ञान ही विवेक एवं विज्ञान रूप में प्रमाण है। यही ज्ञानावस्था में मानव सहज मौलिकता है। तो इसका जो विश्लेषण कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ज्ञान स्वयं क्रिया न करते हुए अथवा क्रिया न होते हुए मानव जीवन में अनुभव स्थिति में आनंद सहज वैभव प्रमाण है। अनुभव पूर्वक अभिव्यक्ति ही ज्ञान है। ज्ञान ही जागृत मानव में समस्त सकारात्मक क्रियाओं का आधार अथवा प्रेरणा स्रोत है। तो ये बाबा जी ने इसमें स्पष्टीकरण दिया था। और अगली अनुभूति की तरफ चलते हैं। ज्ञान ही व्यापक सत्ता है, इसकी ही शून्य संज्ञा है। तो इसके बारे में विश्लेषण है कि क्रियाहीनता की स्थिति की शून्य संज्ञा है तथा ज्ञान स्वयं क्रिया न करते हुए अथवा क्रिया न होते हुए भी समस्त क्रियाओं का आधार और प्रेरणा स्रोत है। अतः ज्ञान और व्यापक सत्ता दोनों एक ही सिद्ध होते हैं तथा इसमें अवस्थित होने से ही क्रिया के लिए प्रेरणा प्राप्त है। ज्ञान से रिक्त और मुक्त इकाई नहीं है। बहुत बढ़िया। बताइए, आप में से कोई बताएं। एक तो ये मैं बताना चाहूंगी कुछ साथियों को जो नए साथी हैं। व्यापक सत्ता में मानव में से के लिए, तो हम इसमें ये इस तरह से भी इसको पढ़ सकते हैं। व्यापक सत्ता जागृत मानव में
कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में इस तरह से पढ़ सकते हैं, या व्यापक सत्ता जागृत मानव से कार्य व्यवहार काल के नियम के रूप में। तो इसको इतने तरह से पढ़ा जा सकता है। अरे ले लेंगे, ठीक है, देख लेंगे लोफर। थैंक यू सुमन जी, इससे इजी हो गया, तो मैं इसको स्लैश कर देती हूँ। जी उससे हो जाएगा अलग। ओह दैट्स अ गुड आइडिया। हाँ जी। थैंक तो यू। ये मतलब इसको मेरे को मालूम हाँ। नहीं है कि इसको स्लैश करना ठीक है, क्योंकि स्लैश से शायद इससे ऐसा लगता है अलग लगेगा। अलग नहीं, या वो अपने समझने के लिए हो जाएगा ना कि एक को एक से यूज कर सकते हैं, वो फॉर माई सेल्फ, अदरवाइज नहीं। मे के लिए भी है, से के लिए भी है, के लिए, तीनों के तीनों साथ के इसको लिए। जोड़ जी, सकते हैं, तीनों के लिए। जागृत मानव में, जागृत जागृत मानव से जागृत मानव के लिए। हाँ, वो स्लैश से मेरा मतलब था कि फिर ठीक है। एक ऑप्शन को लेके आगे कंटिन्यू कर सकते हाँ हैं। जी, मैं हाँ अपने जी। लिए वो साइड पे लिख हाँ, लूंगी। वो Thank you. अपने लिए जैसे आपकी वो बने ना, जी, सुविधा जी, बने, वैसे कर सकते हैं। बढ़िया। जी, थैंक यू, वेरी नाइस, तो हेल्प। एक इसको पढ़ने के लिए, ये बहुत बार आएगा तो इसीलिए मैंने सोचा कि सामने रख देते हैं, क्योंकि ये काफी बार आएगा। हम बहुत जगह पे ऐसे ही आएगा। बाबा जी ने जो लिखने का अपना तरीका चुना वो इतना खूबसूरत है कि इसको किस तरह से भी पढ़ा जाए तो अद्भुत होता है। जी सुगंधी, मेरे माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा था कि इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको क्या हाँ, समझे। तो थैंक यू बताने के लिए दी। क्योंकि हमारे मन में भी दीदी यही आया था, इसलिए। जी, बढ़िया। मैं भी पूछने वाली थी, हाँ जी। पर मेरे इतने बेसिक क्वेश्चंस है ना कि वो सबका टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैं चुप रह जाती हूँ कई बार। रावत बहन, इसको रिपीट करना एक बार और। भैया ऐसा है कि जैसे व्यापक सत्ता जागृत मानव में कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में इस तरह से पढ़ सकते हैं, या व्यापक सत्ता जागृत मानव से कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, या व्यापक सत्ता जागृत मानव के लिए कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में। तो इस तरह से में, से और के लिए तीनों के साथ इसको अलग अलग ढंग से पढ़ा जा सकता है। और कई जगह पे इसका थोड़ा सा अलग रूप भी हमको देखने को मिलेगा आगे जाके। धन्यवाद मैडम जी, शुक्रिया। तो ये तीनों अनुभूतियों में एक्चुअल में बाबा जी व्यापक की ही बात कर रहे हैं, है ना। और मतलब अगर देखें तो अलग अलग जगह पे क्या कह रहे हैं कि ज्ञान ही व्यापक सत्ता है। तो जो जो व्यापक है उसी को ज्ञान कह रहे हैं। इससे रिलेट करते हुए जब हम वापस इस पे आते हैं तो व्यापक सत्ता जागृत मानव में, अब जागृत मानव में भी मतलब में भी कहना तो ठीक नहीं है, जागृत मानव में ज्ञान है ना, इसीलिए उसको जागृत कह रहे हैं। तो उसके कार्य व्यवहार काल में नियम के अनुरूप उसका कार्य व्यवहार होगा ना। तो हमने शुरू के सेशंस में पहले अपने में देखा ही था कि जो व्यापक के लक्षण हैं, व्यापक के जो एट्रीब्यूट्स हैं, व्यापक की जो प्रॉपर्टीज हैं, हम उनको, एक सेकेंड में एंट्री भी कर दूं साथ साथ वेटिंग में, ठीक है। तो जीवन जो है, जीवन जैसा चाहता है वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स व्यापक में दिखते हैं, ठीक है। तो व्यापक जो है, व्यापक ही ज्ञान के रूप में जागृत मानव में जब उपलब्ध है तो कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में। तो जागृत मानव जो है वो कभी कार्य व्यवहार करेगा तो कार्य व्यवहार नियम पूर्वक करेगा, विचार भी करेगा तो विचार काल में समाधान के रूप में, और जो उसको फील होगा अनुभव काल में आनंद के रूप में, और आचरण काल में न्याय के रूप में, है ना। आचरण जब करेगा तो न्याय के रूप में प्रस्तुत होगा। ये जो है, ये इसको इस तरह से हम देख सकते हैं। तो काल जो है, क्रिया की अवधि जो है उसको काल कह रहे हैं। नियम जो है आचरण और क्रिया की नियंत्रण पृष्ठभूमि नियम है। समाधान जो है, ये वाला सूत्र बार बार आएगा, क्यों और कैसे की पूर्ति ही समाधान है। परस्परता में मानवीयतापूर्ण व्यवहार ही न्याय है। तो ये हमने पढ़ तो लिया ही है। यही एक बार चीज जो प्रिया जी मानवीयतापूर्ण व्यवहार को देख लेते हैं। आप बताएं दीदी। मानवीयतापूर्ण व्यवहार। तो मानवीयतापूर्ण व्यवहार में जो है वो मानवीयता को हमने मानवीयता और अति मानवीयता इन दो कैटेगरीज में देखा था, है ना। तो मानवीयतापूर्ण व्यवहार जो सिर्फ मानवीयता के स्तर पर देखेंगे तो धीरता, वीरता, उदारता
और जब अति मानवीयता के स्तर पर देखते हैं तो दया, कृपा, करुणा, इनसे पूर्ण स्वभाव जो है उसको मानवीयता पूर्ण व्यवहार जो है वो कह रहे हैं। ठीक है। न्याय, धर्म, सत्यता, पूर्ण दृष्टि और वित्तेषणा, उत्तेषणा और लोकेषणा प्रवृत्ति से युक्त व्यवहार। तो ये जो है ये मानवीयता पूर्ण जो है वो व्यवहार है। जब अमानवीयता में रहता है तो उस समय भ्रमित मानव में जो ये वित्तेषणा है ये संग्रह प्रवृत्ति के रूप में जो है वो प्रकट रहती है, उसके व्यवहार में दिखती है। जो पुत्रेषणा है, जो जागृत मानव में पुत्रेषणा है, वो भ्रमित मानव में दुराचार के रूप में प्रकट होती है। और जो लोकेषणा वाला प्रवृत्ति है, इसको जो है अगर हम भ्रमित मानव में देखें तो भ्रमित मानव में ऐसा दिखता है कि मुझे बस किसी तरीके से लोग पहचान लें कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ और मैं हूँ, उसके लिए आदमी को जो भी करना पड़ता है, उल्टा पुल्टा कुछ ऊट-पटांग करता भी है। यहाँ पर जागृत मानव जो है मानवीयतापूर्ण व्यवहार में, उसमें क्या कह रहे हैं, लोकेशन जो हमने पहले देखा भी था कि मुझे जागृति के अर्थ में, सार्थकता के अर्थ में, है ना, पहचाना जाए। तो जागृति के अर्थ में यश, बल, कामना, उसको लोकेशना कह रहे हैं। तो वित्तेषणा, पुत्तेषणा, लोकेशना, इसका भ्रमित मानव में जो स्वरूप है वो संग्रह प्रवृत्ति, दुराचार और लोकेशना मतलब किसी भी ऊटपटांग तरीके से बस मुझे पहचाना जाए, इस रूप में प्रकट, ऐसा देख सकते हैं दीदी। मैं मतलब इसको ऐसा थोड़ा थोड़ा देखा, समझा, जैसा अपने हम दूसरे साथियों ने भी बताया। आप बताइए, आपको ठीक लग रहा है ऐसा देखने से? हाँ भैया जी, ठीक लग रहा है। मैं एक्चुअली थोड़ा ना मेरे दिमाग से निकल गया है ये जो लोकेशना, क्योंकि जब हम लोगों ने अटेंड किया था तो उन्होंने कहा था कि ये इच्छाएं तो रहती हैं, चाहे जागृत मानव है तब भी ये इच्छाएं रहती हैं, पर जैसे अभी आपने बताया कि उसका जो स्वरूप है वो बदल जाता है। तो अभी थोड़ा मुझे रिकलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब लोकेशना, क्योंकि इसमें वित्तेषणा जो था ये हमने इसको परिभाषा के रूप में देखा था, आगे आएगा भी, हम इसके बारे में अध्ययन बिंदु में बात कर चुके हैं। जागृति के अर्थ में धन, बल, कामना। हाँ जी। पुत्रेषणा है जागृति और व्यवस्था के अर्थ में जन, बल, कामना, हाँ, है ना। और ये जो है जागृति के अर्थ में यश, बल, कामना। यश, बल, हाँ, क्योंकि जागृत मानव में भी लोकेशना जो है वो रहती ही है। तो ये देव मानव तक है। हाँ जी। दिव्य मानव में नहीं रहती। ऐसा प्रस्तावित है कि दिव्य मानव जो है वो लोकेशना से भी मुक्त हो जाते हैं। थैंक यू भैया जी। मैं फिर से कहता रहूंगा, जो हमारे पुराने साथी हैं वो भी प्लीज ऐड करते रहे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी अपनी सीमाएं हैं किसी बात को रखने की, मैं भी समझ ही रहा हूं। तो जिनको और लगता है कि थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ में बात रखी जा सकती है, प्लीज मतलब अपने तरीके से भी रखें। ये जैसे इसी में भैया आगे अस्तित्व में से के लिए इसको पहले सभी भाई बहन अगर पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ें कि अस्तित्व जानने के, अस्तित्व में जानने, पहचानने और अनुभव करने का प्रयास व अध्ययन मानव करता रहा है, हम करता रहेगा। अस्तित्व से जानने, पहचानने, तो इस तरह से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी अच्छी तरह से कनेक्ट होता है। फिर ये अनुभव करने का प्रयास अस्तित्व में है, अस्तित्व से है और अस्तित्व के लिए ही है। बिल्कुल। भैया एक बार ट्राई करिएगा, अब मेरे ख्याल में री-होस्ट बना पाएंगे आप, को-होस्ट बना पाएंगे, एक बार ट्राई करिएगा। कैसे बनूं, कैसे करूं? आप किसी के मेरे नाम के आगे क्लिक करेंगे मोर पे। अच्छा, एक सेकंड जी। हाँ जी, तो वहाँ पे कोई ऑप्शन आ रहा होगा को-होस्ट का। मेक होस्ट, को-होस्ट नहीं आ रहा। नहीं भैया, फिर रहने दीजिए, फिर आप ही करिए। हाँ, होस्ट ही आ रहा है, को-होस्ट नहीं आ रहा। अच्छा, मैंने वहाँ पे ऑन तो किया, सेटिंग फिर नहीं आया अभी। आजकल को-होस्ट नहीं आ रहा, होस्ट ही आ रहा है, एक ही ऑप्शन। हाँ, कल दीदी वाले में भी नहीं, पर नीरू जी वाले में तो आया था ना कल। चलिए ठीक है, देखते हैं भैया फिर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जी, मुझे कुछ कहना है, भैया से निवेदन करना है। हाँ, प्लीज। भैया, जैसे आप
इससे पहले भी हमारे सेशंस लेते थे तो बहुत सारे एग्जांपल्स देते थे। अभी मैंने क्या खुद से जाना कि मैं जब अभी हैप्पीनेस के सेशंस हो रहे थे तो कुछ कुछ मैं समझा पा रही थी, उतने अच्छे शब्दों में नहीं, लेकिन मेरी बात का अर्थ ठीक तरीके से मेरे साथी टीचर्स तक पहुंच रहा था, क्योंकि मेरे पास उदाहरण थे वो आपके दिए हुए। तो भैया जहां जहां संभव हो, क्योंकि ये हिंदी सच में मुश्किल है, आप अगर उदाहरण देते जाएं तो वो समझने में और फिर उसको याद रखने में आसान रहता है। नहीं, मैं कोशिश करूंगा। ये इतनी गहरी बातें हैं कि कई बारी डायरेक्ट उदाहरण हमारे पास में भी नहीं है। इसको बिल्कुल हम नियम के रूप में या जिसे कहते हैं ना कि सिर्फ उसी तरह से पहले इसको तर्क पूर्वक समझ लें, फिर जब जिंदगी से जोड़ने जाएंगे तो शायद उदाहरण भी मिले, और वो भी हम सब कलेक्टिव एफर्ट करें, सब अपनी अपनी जिंदगी में से देखें कि कहाँ पर जो है वो उदाहरण जो है वो मिल रहे हैं। मेरे को जैसे जैसे ध्यान आएगा आई विल कंटिन्यू टू शेयर। जी धन्यवाद भैया। भैया एक सॉरी, हाँ बोलिए। मैं मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई एम टू अर्ली टू इवन थिंक अबाउट इट, लेकिन फिर भी ना मतलब वित्तेषणा थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, लोकेशना भी हो रहा है, लेकिन पुत्रेषणा नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा प्लीज इस पे बता दो। हाँ, तो पुत्रेषणा जो है, दोबारा से इसको परिभाषा देख लेते हैं कि जागृति और व्यवस्था के अर्थ में जन बल कामना। तो मैं जो 2-4 वाक्य कुछ दिन पहले भी बोले थे उनको रिपीट ही करता हूँ कि जैसे हम परिवार में रहते हैं या समाज में रहते हैं तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तभी हम जो है जिस तरह से रह रहे हैं उस तरह से रह पाते हैं। मतलब हम जिस घर में रह रहे हैं, क्या मैं वो घर अकेले बना सकता हूँ? तो नहीं बना सकता। मैं जिस लैपटॉप को यूज कर रहा हूँ, क्या वो लैपटॉप बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। मैं चश्मा यूज कर रहा हूँ, क्या मैं चश्मा बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। तो व्यवस्थाओं में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। वो सारी चीजों को करने के लिए काफी लोगों की जरूरत पड़ती है। अकेला व्यक्ति या बिल्कुल गिने चुने 2-4 व्यक्ति ही अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसको हम बड़ी क्लियरली अपने आसपास निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण करके देख सकते हैं। तो ये पुत्रेषणा इसी सेंस में मैं देखता हूँ दीदी कि व्यवस्था और जागृति के अर्थ में जन बल कामना, कि व्यवस्थाएं बनी रहें, उन व्यवस्थाओं को बने रहने के लिए जन बल कामना, मतलब जन मतलब लोगों की आवश्यकता होगी, और लोगों की आवश्यकता होगी तो लोग चाहिए। तो अब आदमी की उम्र बढ़ती है, किसी स्टेज पे जाके आदमी की मृत्यु भी रहती है, तो नई पीढ़ी भी आती रहे, तो उस अर्थ में उसको नई पीढ़ी आए, उसको पुत्रेषणा कह रहे हैं। जी थैंक यू भैया, अब तो बहुत क्लियर हो गया, मतलब काफी समझ में आ गया। थैंक यू। ठीक है, बढ़िया। को भैया जी सोम भैया इस तरह भी कहते थे कि जैसे अगर हम व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हमारे पास जो मतलब वो हमेशा ये कहते थे कि अगर मुझे अभी कुछ हो जाए तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मेरे पास जो जनबल है, मतलब कि लोगों का जो समूह है, व्यवहार करने से उनसे मेरी वो है। मतलब यहाँ पर पुत्रेषणा से मतलब सिर्फ पुत्र की वो नहीं है, यहाँ पर इसका जो है थोड़ा व्यापक अर्थ है। जी दीदी वही कंफ्यूजन हो रहा था, जो अब समझ में आ गया। थैंक यू। हाँ, मतलब वो पुत्र से नहीं है कि ना वो ये जो पुत्र एक से है ना पुत्री से है। इसको पुत्र को जेंडर के साथ भी ना देखा जाए कि इसमें पुत्री तो बोला नहीं, सिर्फ पुत्र बोला है। तो पुत्र पुत्री और बाकी सब भी जन बल, मतलब पूरे की अब जो जैसे अब ये और इसमें इसको मैंने बहुत अच्छी तरह रिलेट किया भैया जी। जैसे कोविड हुआ तो कितने भी अमीर लोग, कितने भी पैसे वाले, पर जनबल जो है ना उसकी बहुत आवश्यकता पड़ी, क्योंकि सबको ऐसे हो गया कि कौन आएगा, कौन करेगा। तो इस समय ये वाला जो उदाहरण था ये बार बार मुझे याद दिलाता रहा कि अब हमें जनबल की ओर भी काम करना पड़ेगा, कि नहीं तो सबको लगा कि हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, कौन आएगा। तो ये पुत्रेषणा से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो पुत्र नहीं है, वो जनबल कामना की वो ध्यान जा रहा है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया दी, बिल्कुल ठीक। थैंक यू। अपना सुमेर भाई और सुमन जैन दीदी भी, सुनीता जैन दीदी भी जुड़ी हुई हैं। तो दीदी आप, सुमेर भाई आप लोग भी कुछ प्लीज अपनी तरफ से साथ में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहें, तो मुझे भी जन बल मिलेगा कुछ। बढ़िया।
जी भैया। बिल्कुल। सटीक। बहुत एग्जाम्पल देते थे और मुझे वो बहुत पसंद आता था, और इस दौरान मैंने बहुत महसूस किया, बहुत ज्यादा महसूस किया। नहीं भैया, आप काफी ठीक से ना चीजों को बहुत अच्छे से ही फैलाया है, आपने काफी मेहनत की है। तो मैं देखती हूँ आपने इतने कम वर्षों में ही बहुत मेहनत की है, बहुत मन लगाया है अध्ययन में और उसमें, तो इसलिए एकदम जुड़ते हैं सब आपसे। वो ठीक है दीदी, फिर भी लेकिन आप देखिए, आप लोग भी ऐड करेंगे तो मेरे को लग रहा है कि सब पे ही उपकार होगा, हम सब पे, मतलब सबको अलग अलग दृष्टिकोण से सब अपने में शोध कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आप लोग भी बीच बीच में प्लीज ऐड करते रहें। जी बिल्कुल, मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है, और बताएं भैया, इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट कर दीजिए। ज्ञान में समस्त क्रियाएं संरक्षित और नियंत्रित होने के कारण लोकेश कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए क्या है, ज्ञान ही व्यापक है। ये ना, ये बड़े सारे पर्यायवाची शब्द है, इसको हमें पहले मैथमेटिकली लेना पड़ेगा। ये ज्ञान ही व्यापक सत्ता है, शून्य भी है, है ना, तो ज्ञान ही व्यापक सत्ता है। तो अब एक बार इसमें जहां पर ज्ञान लिखा गया है, यहाँ पर व्यापक सत्ता व्यापक लिख दें, तो व्यापक में समस्त क्रियाएं संरक्षित हैं। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं वो व्यापक में ही हो रही हैं, इसमें तो है ना, इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। जैसे ही हमारी कल्पनाशीलता में व्यापक का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल स्थिर हो जाता है, हम व्यापक को बड़ी क्लियरली, प्लीज म्यूट कर लें सब। ठीक है, तो ऐसा पता चलता है कि कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जो व्यापक से बाहर है। जी जी, है ना, तो धरती घूम रही है तो धरती भी व्यापक में ही घूम रही है ना। पूरा का पूरा सोलर सिस्टम और गैलेक्सी में भी जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं वो भी व्यापक में ही हो रही हैं। तो ज्ञान अगर व्यापक है, पहले इस लिंक को भी अपने में एस्टेब्लिश करना होगा। हाँ, है ना, तो ज्ञान ही व्यापक है। तो जब आया कि ज्ञान में समस्त क्रियाएं संरक्षित हैं, तो ऐसा देखिए कि व्यापक में समस्त क्रियाएं संरक्षित हैं, तो फिर लगता है कि हाँ, अब ठीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद। और फिर ये भी जुड़ जा रहा है, सर्वत्र एक सा विद्यमान होने के कारण व्यापक, चैतन्य के साथ चेतना। हाँ, क्योंकि सर्वत्र व्यापक हो गया, सर्वत्र है विद्यमान। बिल्कुल, सर्वत्र एक सा अनुभव होने के कारण ही इसे सत्य भी सत्य का बिल्कुल, है ना। ये भी तो हम लोगों ने जब व्यापक की पहले बात की थी, तो व्यापक में जो कम अधिक से मुक्त है, मतलब ये क्रिया शून्य है ना, इसमें कुछ चेंज नहीं रहता। तो अगर आज से 5000 साल पहले भी किसी व्यक्ति को व्यापक के बारे में सोचना था, तो उसको व्यापक ऐसा ही अनुभव में आया होगा जितना जैसा हमको आज आ रहा है ना। बाकी सब चीजों में व्यापक के अलावा जो कुछ है उसमें परिवर्तन हो सकता है, तो जो परिवर्तनशील है उसको सत्य कहें या ना कहें, फिर ये एक प्रश्न उठता है। क्योंकि अगर कल कोई चीज सत्य थी, आज वो बदल गई है, तो फिर सत्य है कि नहीं है, रोज सत्य बदल रहा है, ये अपने आप में एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो सत्य यहाँ पर पहचाना गया जो हमेशा एक सा है। तो व्यापक ही ऐसा है जो हमेशा एक सा है, इस कारण इसको सत्य बोला जी। एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है संजीव भैया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर दिया हुआ है ज्ञान में समस्त क्रियाएं संरक्षित और नियंत्रित होने के कारण लोकेश। तो हम बात करते हैं व्यापक में सारी इकाइयां डूबी भीगी घिरी हैं, तो डूबा भीगा और घिरा होना, उनमें से मतलब ये कहाँ बैठेगी ये वाली लाइन? जैसे हम कहते हैं ना, ये तीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो मैं यहाँ वो रिलेट नहीं कर पा रही कि इसकी वजह से
जो संरक्षित और नियंत्रण होना है वो किसकी वजह से तो है? इसको नहीं, ठीक है, तो इसको ना, इसको ऐसे देख सकते हैं दीदी कि जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज से घिरा रहता है तो उससे नियंत्रित रहता है कि ये घिरा होने से। इसको जो ना, मतलब मैंने एक उदाहरण सुना था, देखिए ये अब उदाहरण हम जहां से लेकर आएंगे ना, वो कई बार उदाहरण तो जड़ संसार के आएंगे तो वो व्यापक पे पूरी तरह से फिट नहीं बैठेंगे, लेकिन हम उस उदाहरण में से मूल मैसेज निकाल पाए, है ना, उसके लिए आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए। कि जैसे हम एक मेट्रो में या बस में है, ठीक है, अगर ऐसा कल्पना करें और बहुत भीड़ है तो हम भीड़ से घिरे हुए हैं, तो जब हम भीड़ से घिरे रहते हैं तो फिर हमारी मूवमेंट जो है ना वो भीड़ से ही नियंत्रित रहती है। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्या मैं कहीं भी जाना चाहता हूं चला जाता हूं, या मैं भीड़ में हूं तो जहां भीड़ चलती है मैं भी उसी के साथ साथ चलता हूं? कैसी बात ठीक लगती है? भीड़ में तो नियंत्रण ही रहेगा, भीड़ के साथ ही। मैं 5 साल तक बॉम्बे में रहा था और बॉम्बे की मेट्रो, उस टाइम पे मेट्रो नहीं लोकल ट्रेन्स होती थी, ये 25 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। तो मैं जैसे ही बॉम्बे में पहुंचा तो 1-2 दिन में ही मेरे से पहले जो वहां पे मेरे कोलीग्स थे उन्होंने मेरे को बता दिया कि भैया अपना जो है ना वो बिल्कुल लोकल ट्रेन में ऐसा रहता है कि आपको प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन में चलना है, तब भी उन्होंने मेरे को तरीके बता दिए कि ऐसा रहना कि भीड़ ट्रेन में चढ़ रही होगी, बस तुम भीड़ के साथ साथ बने रहना, तुम अपने आप ट्रेन में चढ़ जाओगे, और जब उतरना होगा तो भी ऐसी मुद्रा में आ जाना, भीड़ के साथ साथ भीड़ और तुम एक हो जाओ, कि भीड़ जब उतरने वाली होगी तो बस तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम भीड़ के साथ साथ ही उतर भी जाओगे। ठीक है, तो उसको अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं भीड़ से घिरा हुआ हूं तो भीड़ से नियंत्रित हूं, तो अब हम सब व्यापक से घिरे हुए हैं, ये तो हम भीगा घिरा डूबा तो क्या ही रहे हैं शुरू से, है ना, तो उस घिरे होने को ही हम नियंत्रण के रूप में भी देख सकते हैं। आप शुरू में इसको इस तरह से देखिए, थोड़ा सा अपने से सोचिए, धीरे धीरे शायद और क्लियर हो। और भैया इसी कारण संरक्षण भी है ना, संरक्षण और नियंत्रण दोनों चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, इसी कारण संरक्षण भी है। देखिए मैं भीड़ में रहता हूं तो कोई बाहर से अटैक होता है तो सीधा मेरे पे अटैक होगा, या जो बाहर जिस भीड़ से मैं घिरा हुआ हूं पहले उन लोगों के ऊपर जो है वो कुछ होगा, है ना, तो मतलब एकदम से लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब जैसे नेशनल ज्योग्राफिक पे मैं कई बार कहता हूँ देखते हैं तो पता चलता है कि ये जो पशुओं के झुंड वगैरह रहते हैं वहां पे भी बच्चे वगैरह जो है ना वो झुंड के बीच में होते हैं, बीच में रहते हैं, क्योंकि उनको संरक्षण ज्यादा चाहिए रहता है, और जो मजबूत पशु रहते हैं झुंड के वो चारों तरफ बॉर्डर पे रहते हैं, ताकि कोई शिकारी पशु आए, शेर वगैरह आए तो वो अपने को बचा पाए, तो है ना, तो इस तरीके से अगर हम शायद मतलब अगर इन उदाहरणों से कुछ मदद मिलती हो तो ये संरक्षण और नियंत्रण जो है इस तरह से बड़े क्रूड मैनर में सोचना शुरू करने के लिए ऐसा देख सकते हैं। संजीव भाई, सुमन जी, अगर इजाजत हो तो संजीव भाई मैं यहाँ पर एक बात रखना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल संध्या दीदी। जैसे आपने बहुत सुंदर कहा कि हमें एग्जाम्पल्स तो आप आसपास जो हो रहा है उसी के नजर आएंगे, तो आपके संरक्षण का और ये जो कंट्रोल का जो बहुत सुंदर आपने मेट्रो का एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार से सोचने में ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं किसी ना किसी तरह से हैप्पीनेस से जुड़े, तो हैप्पीनेस की कांस्टेंट चर्चा आपस में करना, चीजों को समझना, रेगुलर सेशंस में समझाना और समझना, ये रेगुलर करते रहे तो कहीं हमारे आचरण में भी एक नियंत्रण जैसा लगता है। जैसे हम लोग जब भी सभी लोग जुड़ते हैं तो कहते हैं कि सेशंस जब चलते रहते हैं तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी उथल पुथल के भी बड़े अच्छे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, कोई ना कोई बात कहीं याद आ जाती है और वो बहुत बहुत सपोर्ट करती है हमें कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने में, रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स करने में। तो ये भी एक खूबसूरत नियंत्रण ही है जब उन चीजों को समझते रहना, गहनता मतलब उसको डीप में अपने जिंदगी में लागू करते रहना, और जब भी इन ऐसे ही लोगों की, ऐसे वक्ता और ऐसे समझाने वाले या हम सब आपस में जब डिस्कशंस करते रहते तो ये भी एक
सुनंदा जी की आवाज अचानक बंद हो गई। जी। लेकिन फिर भी दीदी ने बड़े अच्छे से ये ध्यान दिलाया कि ये जैसे-जैसे समझ आती है, जैसे-जैसे हम ज्ञान संपन्न हो रहे हैं, ज्ञान संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हम में से कोई भी ऐसा क्लेम नहीं कर रहा कि हम पूरे ज्ञान संपन्न हो गए हैं, लेकिन कम से कम हमें ज्ञान संपन्न होना है, इस तरफ भी ध्यान जा रहा है। तो जैसे-जैसे थोड़ा-थोड़ा भी समझ आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, उस हिसाब से उससे भी हम नियंत्रित हो रहे हैं। ये भी दीदी ने बड़े अच्छे से ध्यान दिलाया और लिंक कर पाया मैं। मेरा पहले इस तरह से इस तरफ ध्यान नहीं गया था। तो ज्ञान से व्यक्ति खुद नियंत्रित हो रहा है, ये भी एक बड़े अच्छे से रखा दीदी ने, सुनंदा दीदी ने। वेरी नाइस। बढ़िया। अब भैया ध्यान जाने से ही हो रहा है, केवल ध्यान जाने से जब लगता है कि इतना थोड़ा हो रहा है, तो अगर ज्ञान संपूर्ण हो जाएगा तो फिर तो अलग ही बात होगी। बिल्कुल। और भैया जी अभी तो सिर्फ ध्यान जा रहा है और सुन रहे हैं। हाँ। अगर इसको मतलब व्यवहार में आ जाए और वो आ जाए तो कितनी मतलब आनंद की पराकाष्ठा हो जाएगी। अभी तो सिर्फ सुनने में इतना आनंद आ रहा है, थोड़ा मतलब समझ तो अभी मतलब बहुत इनिशियल स्टेज है, तो इतना कोशिश करते रहेंगे दीदी अपना, ठीक है। बिल्कुल कोशिश करेंगे तो पहुंचेंगे जरूर मंजिल तक। बिल्कुल। हाँ, अगले पैराग्राफ में लिखा भी है ना, सह अस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है। बिल्कुल। सह अस्तित्व में ही ज्ञान का उद्घाटन होगा या मिलेगा। फिर नेक्स्ट लिखा भी है, सह अस्तित्व में अनुभव में से के लिए अध्ययन है। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि सह अस्तित्व में ही अनुभव में और अनुभव से और अनुभव के लिए ही अध्ययन। बिल्कुल ना, तो ये चीज बार बार आती है। ये भी मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि ज्ञान स्वयं क्रिया ना होते हुए, मतलब ज्ञान जो है ये अपने आप में कोई क्रिया नहीं है ना, तो लेकिन ये सब क्रियाओं का आधार है। ये आगे शायद ये यहाँ पर लिखा है, ज्ञान स्वयं क्रिया ना करते हुए अथवा क्रिया ना होते हुए भी समस्त क्रियाओं का आधार और प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, तो इसको कैसे देखते हैं? भैया जी ऐसे भी देख सकते हैं ना कि जो अंदर है, जो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा है, तो कहते हैं जो बुद्धि है ना वो ज्ञान को ही स्वीकार करती है। हाँ, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो अंदर की फैकल्टी है वो उसको ही स्वीकार करती है, उसको बाकी चीजें वो स्वीकार नहीं करती। ठीक है। और व्यापक से भी जोड़ सकते हैं इसको कि व्यापक जैसे है वो स्वयं क्रिया ना करते हुए अथवा क्रिया ना होते हुए भी समस्त क्रियाओं का आधार, चारों अवस्थाएं हैं वो क्रियाएं हैं और चारों अवस्थाएं हैं और वो समस्त क्रियाओं का आधार और प्रेरणा स्रोत है। तो यानी कि व्यापक जो है वो समस्त क्रियाओं का आधार है और प्रेरणा स्रोत है। और यहाँ पर स्थितिशील प्रकृति की बात कही गई है कि वो स्थितिशील प्रकृति जो है उसका प्रेरणा स्रोत जो है वो व्यापक है और वो स्थितिपूर्ण सत्ता जो है व्यापक है और स्थितिशील प्रकृति जो है वो जड़ प्रकृति की बात कही गई है। हाँ, स्थितिशील मतलब बाकी प्रकृति, स्थिति पूर्ण जो है वो व्यापक हो गया और बाकी जड़ और चैतन्य जो है वो स्थितिशील हुआ। स्थितिशील जी। और भैया ये लाइन भी इसमें बहुत ही अच्छी है, मुझे पर्सनली बहुत ठीक लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। ज्ञान से रिक्त और मुक्त इकाई नहीं है। तो एक छोटी सी लाइन में संजीव भैया। हाँ जी, हेलो। हाँ जी उमा भाई बताइए। नमस्कार। मैं इनको ऐसे देखता हूँ कि मैं कितना भी अगर सोच लूं कि ये ब्रह्मांड से आगे मैं सोच ही नहीं पाता हूँ कुछ भी, है ना। तो अल्टीमेटली जो ये मैं से और के लिए जो बाबा जी बोलते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड को अगर सोच कर देखते हैं तो कहीं इनसे बियॉन्ड तो हम सोच ही नहीं पाते। और जो भी नियम है, जो भी चीज है, हम इसी के अंदर में ही खोजते हैं। इससे बाहर तो कुछ है भी नहीं, ना कुछ सोच पाते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ से ज्यादा क्लियर होता है, जो हमको क्लियर होता है यहाँ से, ये मैं देख पाता हूँ ज्यादा।
तो अपने बढ़िया। क्लियरिटी के लिए मैं बताया हूँ ये हाँ बात। हाँ, बहुत बढ़िया भैया। जैसे जैसे जिसको जैसे भी क्लियरिटी मिल रही हो वो शेयरिंग करें, वो अच्छा रहेगा हम सबके लिए। तो एक जो है ना, भैया जी ये जो हाँ जी, बताएं बताएं। नहीं, ये जो अभी बात कर रहे हैं तो उसमें तो बाबा जी ने ये सूत्र भी कहा है ना, जो था नहीं वो होता नहीं, ये सूत्र भी है ना। तो ये जैसे भैया बात कर रहे हैं कि ब्रह्मांड तक की ही बात जो है वो वहां तक ही सोच पाते हैं। तो जो सोचना समझना है वो उसका विस्तार अगर देखा जाए तो बाबा जी ने यहाँ पर यही बात कही है ना कि जो है ही नहीं, जो था नहीं, पास्ट में जो नहीं था वो होता नहीं, तो उतना ही हमारा ध्यान जाता है। ठीक है, ऐसे भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है दीदी। जी। बताएं और बताएं। एक ना ये वाला शब्द ऊर्जा शब्द भी जो है ये भी बार बार आता है। व्यापक के लिए निरपेक्ष ऊर्जा आता है, लेकिन निरपेक्ष ऊर्जा से पहले अगर हम ना थोड़ा सा ऊर्जा को ज्ञान से रिलेट करें, ये वाला कनेक्शन अपने में बैठे, तो कहीं पे ना ज्ञान को भी हम ऊर्जा के रूप में स्वीकार कर पाते हैं। और फिर जो है ये ऊर्जा, ये ज्ञान जो है यही व्यापक है, फिर किसी स्टेज पे जाके वो भी हमारा लिंक बैठेगा। तो पहले हम ज्ञान को क्या हम ऊर्जा के रूप में देख पाते हैं, ये एक जो है ना, अगर हम सबसे पहले एक अपने में प्रश्न पूछें, तो मैं इसको पर्सनली इस तरह से देखता हूं कि जैसे एक कार है, तो कार को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए भैया। कौन सी ऊर्जा चाहिए? कार को ऊर्जा कैसे मिलेगी? वहां तो अगर हम देखते तो पेट्रोल से मिलती है, तो पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में कार को ऊर्जा में। तो कार चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, ये एक स्टेटमेंट बनती है। अब ऐसा माने कि कार है, वर्किंग कंडीशन में है और उसमें पेट्रोल भी है, और मुझे कार चलानी आती नहीं है, तो क्या कार चला पाऊंगा? नहीं। ठीक है। तो कार चलाने के लिए जिस तरह से पेट्रोल चाहिए, उस पेट्रोल को हम ऊर्जा के रूप में पहचानते हैं कि वो पेट्रोल रूप में जो ऊर्जा है वो नहीं होगी तो कार चलेगी नहीं। इसी तरह से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कार चलाने का ज्ञान नहीं होगा तो कार चलेगी नहीं। ये ठीक लग रही है बात? जी भैया। है ना? तो ज्ञान होना जो है वो क्रिया का आधार है। ज्ञान होने से जो है वो, तो ज्ञान तो मतलब वो जिस तरह से एक ये जिसको हम सापेक्ष ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम पेट्रोल के रूप में कह रहे हैं, इसको हम और चीजों में भी देख सकते हैं कि हमें खाना बनाना है तो चूल्हे के रूप में उसमें गैस या कुकिंग गैस ये चीज चाहिए, लेकिन कुकिंग गैस भी हो और रॉ मटेरियल भी हो और मुझे खाना बनाने का ज्ञान ना हो, तब भी खाना नहीं बनेगा। ठीक है। तो वो वाली ऊर्जा भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम, जिस तरह से उस ऊर्जा के बिना काम नहीं होता, उसी तरह से ज्ञान के बिना भी नहीं होता काम। अगर मतलब मैं अपने में जब लिंक बैठाता हूं तो ज्ञान को ऊर्जा के साथ में इस तरह से देखता हूँ। मतलब आई डोंट नो कि इससे मतलब क्लैरिटी कुछ बन रही है आप लोगों की कि नहीं बन रही, लेकिन मुझे लगा कि मैंने इसको ऐसा देखा तो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो इसको जो है इस स्टेटमेंट के इसके साथ में, सूत्र के साथ में रिलेट कर रहे हूँ कि ज्ञान स्वयं क्रिया ना करते हुए अथवा क्रिया ना होते हुए समस्त क्रियाओं का आधार है ना। तो अभी हमने भौतिक या जड़ संसार के बारे में ज्ञान की बात की, कार चलाने का ज्ञान, खाना बनाने का ज्ञान, इसको हम एक्सटेंड करते हुए जितना फैलाते हैं, तो ये ज्ञान भी जो है ये क्रियाओं का आधार बनता है। ये जो है मुझे लगा कि इस रिलेशनशिप को अगर हम देख पाए। मैं कुछ ऐड करूं इसमें? हाँ 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 बिल्कुल। संजीव भैया,
आवाज आ रही मेरी? आ रही है। आ रही है। हाँ, मेरे को सब पहले ऐसा महसूस हुआ और ऐसा मतलब समझ में आया कि ज्ञान ऊर्जा ना होकर ज्ञान होने से हम ऊर्जित होते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसी ठीक है। प्रकार व्यापक ऊर्जा ना होकर व्यापक में संपृक्त होने भर से हम ऊर्जित होते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। संजीव भैया। हाँ जी उमा भाई। हाँ, मैं ये थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट करता हूँ इनको कि जैसे व्यापक है तो व्यापक का बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, है ना, उनके बहुत सारे भाग में देख पाते हैं। तो एक अक्रियाशील है, व्यापक अक्रियाशील है ना, तो ज्ञान भी अक्रियाशील है, इसीलिए मैं ज्ञान को व्यापक बोल सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। आप इस पर जरूर प्रकाश डालें एक बार। नहीं ठीक है भैया, ये बस इस तरह से सारी इन चीजों का जो है ना वो हम ऐसे ही देखते रहेंगे और ये आपस में इंटर रिलेट होते हुए चलेंगी। तो ज्ञान जो है वो अपने आप में बिल्कुल कोई ऐसे दिखने वाली चीज नहीं है। इसको यहाँ पर ये इस अनुभूति में ऐसा लिखा, सह अस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है। तो ज्ञान ऐसे दिखने वाली चीज नहीं है, लेकिन जब मानव जागृत हो जाता है, जिसको हम है ना सह अस्तित्व में अनुभव कह रहे हैं, अनुभव संपन्नता कह रहे हैं, ज्ञान संपन्नता कह रहे हैं, तो उस व्यक्ति के द्वारा ज्ञान का उद्घाटन होता है। तो ज्ञान अपने आप में अकेले में कुछ दिखने वाली चीज नहीं है, कोई अपने आप में कोई क्रिया भी नहीं है, लेकिन उस ज्ञान के वो ज्ञान जो है वो व्यक्ति के माध्यम से ज्ञान का उद्घाटन होता है। है ना, उस अनुभव के लिए अध्ययन है जो हम कर रहे हैं। सह अस्तित्व में, सह अस्तित्व से, सह अस्तित्व के, सह अस्तित्व में अनुभव के लिए अध्ययन है। ठीक है, यही ज्ञानावस्था में मानव सहज मौलिकता है। और यही ज्ञान विवेक और विज्ञान का रूप में प्रमाण भी प्रस्तुत करता है। भैया कुछ पूछूं मैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीदी। तो भैया ये ट्रायल एंड एरर लर्निंग क्या है? जैसे आपने बोला कि सहअस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है, मतलब अभी इससे पहले आपने बताया कि ज्ञान ही क्रिया का कारण है। सो जैसे अग्नि के बारे में आदि मानव को पता चला होगा, तो वो जो भी मैंने अकाउंट्स पढ़े, मुझे नहीं पता कितने सही है कि नहीं, कि वो अचानक से हुआ होगा, कभी कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिससे अग्नि के बारे में समझ में आया। तो भैया वो वहां ज्ञान क्रिया का कारण बना या पहले क्रिया हुई फिर ज्ञान मिला? मतलब मैं थोड़ा जोड़ नहीं पाई। तो वो क्रिया जो भी हुई होगी, जैसे भी हुई होगी, उसको भी जब नियम के रूप में समझा होगा तो उसको ज्ञान कह रहे हैं, है ना। तो एक बार आग हो गई, अब किसी ने, जो भी उस समय के लोग रहे होंगे, ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं, फिर उन्होंने सोचा होगा कि इसको दोबारा से भी अब आग चाहिए, तो ये कैसे बनेगी, तो ये कैसे बनती है, 2 पत्थर रगड़ने से बनती है या किसी और तरीके से बनती है। तो फिर उन्होंने उसको कर करके नियम के रूप में पहचान लिया, उसको हम ज्ञान कहेंगे। ठीक है भैया, तो जो भी नियम बन गया वह ज्ञान है। हाँ, नियम की पहचान जो है वो ज्ञान है, बिल्कुल। ठीक है भैया, धन्यवाद। है ना, अस्तित्व में जो कुछ हो रहा है। विपुल भैया आप गाड़ी चला रहे हैं क्या? मैं भी कुछ ऐड कर दूं? विपुल भाई गाड़ी चला रहे हो क्या? भैया वो कुछ कहना चाहते हैं शायद। नहीं मैं कह तो रहे हैं, लेकिन मेरे को ना मुझे डर लगता है गाड़ी चलाते हुए भैया। नहीं मैं पीछे बैठा हूँ भैया, मैं चला नहीं रहा। फिर ठीक है, हाँ बताओ भैया। हाँ, मैं ये कह रहा था जो अभी जो गुप्ता जी की बात में था कि ज्ञान तो है ही, वो तो सर्वत्र है, हमें तो समझना भर बाकी है, पहचानना और समझना। तो वो नियम तो ऑलरेडी है, हमें पहचानना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। तो ठीक है, ये बढ़िया लिंक किया विपुल भाई ने, मोनिका जी। तो ज्ञान तो है ही, मतलब 2 पत्थर रगड़ने से आग बनती है, ये मानव को जब नहीं पता था, उससे पहले भी वो नियम के रूप में तो अस्तित्व में था ही, ऐसा तो कह सकते हैं ना मोनिका जी? जी भैया बिल्कुल। इसी तरह से जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी का नियम पहचाना,
तो ऐसा थोड़ी है कि उससे पहले ग्रेविटी नहीं होती थी, उससे पहले भी ग्रेविटी होती थी, बस न्यूटन ने उस नियम को 400 साल पहले, 300 साल पहले पहचान लिया। तो ज्ञान तो था ही, वो पहचाना तो वो मानव में आया। इसको इस तरह से जो है हम देखें तो ये तो मतलब यहाँ पे जो है ना, वो ज्ञान जो है वो व्यापक से रिलेट करने के लिए एक छोटा सा एंट्री पॉइंट मिलता है कि जिस तरह से व्यापक तो है ही, है ना, हमेशा से ही था और हमेशा रहेगा। तो व्यापक अरूपात्मक अस्तित्व है, और जो हम बाकी प्रकृति देखते हैं उसको हम रूपात्मक प्रकृति कहते हैं। इसी तरह से ज्ञान जो है वो किसी भी वस्तु का अरूपात्मक पार्ट है, ज्ञान दिखता नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्ञान तो है। तो व्यापक भी दिखता नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने में मनन चिंतन करें तो ज्ञान व्यापक से रिलेट होता है। जी भैया, तो इसका मतलब ज्ञान हमेशा से है और हमें पहचानने की जरूरत है नियमों को। तो ऐसे अगर मैं बच्चों से जोड़ के देखूं तो इसका मतलब है बच्चों को जब हम पढ़ाएं, सो हम जब कहते हैं कि ये चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी हो और बच्चों के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनसे हम जोड़कर पढ़ाने की कोशिश करें, तो भैया फिर हम शायद उनको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम उन्हें पहचान ही करा रहे हैं जो भी विषय है या जो भी चीजें हैं। इसी तरह मूल्यों की बात करें तो हम उन्हें पढ़ा या सिखा नहीं रहे हैं, जैसे शुरू से हमें कहा जा रहा है, हम उन्हें पहचान करा रहे हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं। ऐसा मुझको समझ में आ रहा है। मैं इसमें ऐड करूंगा, अभी मैंने कुछ सेशंस लिए तो बहुत अच्छे से खूबसूरत बात निकल के आई। मेरे पता नहीं मुझे समझ में आई, फिर मैंने टीचर को समझाई कि हम इतना पढ़ाने की कोशिश करते हैं और मेरी तरह गले खराब हो जाते हैं हम लोगों के एज ए टीचर्स। अगर हम ये देखें कि हर बच्चा अपनी ताकत लगाते रहते हैं, अगर हम ये पहचान लें कि हर बच्चा क्लास में बैठा हुआ एक असीम इच्छा शक्ति के साथ कुछ सीखने के लिए बैठा है और उसकी असीम इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने लगे, तो हमारी मेहनत तो आधी हो जाएगी। जी जी भैया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो एक बढ़िया बच्चों के बहुत बढ़िया, फैसिलिटेट करना है सिर्फ। जी जी। और मैं ये भी सोचती हूँ फिर इस बात से मेरे मन में एक बात और आती है, जैसे पता नहीं भैया बताएंगे, ज्यादा उनका अनुभव है या बाकी सब साथी, कि क्या हर मनुष्य हर नियम को पहचान सकता है? दीदी इसकी आवश्यकता है क्या, पहले ये भी देख लिया जाए। तो मुझको ऐसा लगता है कि सह अस्तित्व का मतलब ही यही है कि कुछ चीजें मुझे आती हैं और कुछ चीजें मेरे साथियों को आती हैं और हम मिलकर एक दूसरे के पूरक बने। तो इसमें ना देखिए, अब सह अस्तित्व को हम पहचाने तो सह अस्तित्व में आदरणीय नागराज जी ने बताया क्या कि अस्तित्व में सिर्फ 3 वास्तविकताएं हैं, व्यापक, जड़ और चैतन्य, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि व्यापक के बारे में हर व्यक्ति जो भी क्लास में आता है, बच्चा आता है 15-20 साल हमारे सामने रहता है, व्यापक के बारे में जिस तरह से हमको कुछ महीनों में जितना आइडिया लगना था ठीक ठाक से लग गया, ये हम बच्चों को एजुकेशन में दे सकते हैं। बाकी बचा जड़ और चैतन्य। चैतन्य पक्ष का अध्ययन कराना आवश्यक है, वो आवश्यक है, ठीक है। और जड़ संसार में अपनी रुचि के अनुसार हर व्यक्ति अपनी भागीदारी ढूंढेगा। सभी लोग डॉक्टर बन जाए ना तो इसकी आवश्यकता है और ना ये संभव है। सभी लोग खेती करें, सभी लोग इंजीनियर बन जाएं, ना तो इसकी आवश्यकता है और ना ये संभव है। तो समाज में काम करने के लिए बहुत कुछ है और हर व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि रहती है। तो हम व्यवस्थाएं ऐसी बना पाए कि व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार काम भी कर पाए, तो मन लगा के करेगा और व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। संजीव भैया, एक सेकंड। नमस्ते भैया। एक सेकंड। हाँ, तो मोनिका दीदी इतने से हो जाते हैं बात, ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा? भैया बहुत अच्छा लग रहा है सुन के ना, मैं इस पे और सोचूंगी। आपने जिस तरह अभी 3 भाग बताए ना, इसको मैं और सोचूंगी भैया, फिर आपसे बात करूंगी। हाँ जी, अब टाइम भी हो चुका है, तो एक काम करेंगे, नेहा जी कुछ कह रही थी, फाल्गुनी दीदी कुछ कह रही थी, इसी सीक्वेंस में कह के फिर आज की मीटिंग खत्म भी करेंगे। संजीव भैया, हाँ जी जी मैं ये कह रही थी, मोनिका जी ने बहुत ही सुंदर पॉइंट उठाया, इसके बारे में मैं कल बात रखूंगी। ठीक है दीदी, ठीक है।
तो भैया आपकी बात को ऐसे हम ले सकते हैं कि स्किल पोर्शन में सभी एक्सेल हो जाए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और चैतन्य पक्ष सबकी समझ में आ जाए वो जरूरी है। बिल्कुल 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 ठीक बोला, बिल्कुल। भैया क्या इसमें ये जोड़ सकते हैं कि हर स्किल में कुछ स्किल तो होंगी हमारे पास, हर स्किल नहीं हो सकता। हर स्किल में, हर स्किल ना तो वो एक इंसान के लिए पॉसिबल है और ना उसकी जरूरत है। अच्छा भैया, पेज नंबर 2 में लास्ट पैरा है, ये ज्ञान को अनुभव काल में आनंद, जो ये पैराग्राफ है। एक सेकंड में जी हाँ जी, हाँ जी। ये भैया मुझे थोड़ा सा ना समझ में नहीं आई बात कि इसकी तीसरी लाइन में लास्ट शब्द है आत्मा। ये यहाँ से शुरू हुआ है, आत्मा में सूक्ष्मतम होने के कारण परमात्मा, और इतने के बाद फिर यहाँ से एक लाइन और पकड़ में आती है, सक्रिय रहने के कारण से इसे निरपेक्ष ऊर्जा। फिर इसके बाद इतना पढ़ने के बाद अगर इसको आगे कंपेयर करते हैं पेज नंबर 3 के लास्ट पैरा की सेकंड लाइन से, क्रिया न होते हुए भी समस्त क्रियाओं का आधार और प्रेरणा स्रोत। तो भैया ये एक तो मुझे यहाँ पर चैतन्य के साथ चेतना समझ में आई, लेकिन सूक्ष्मतम होने के कारण परमात्मा मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ ज्ञान को जब हम आत्मा और अनुभव और जब हम व्यापक के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ सूक्ष्मतम होने के कारण परमात्मा किसको कहा गया? व्यापक को ही कह रहे हैं, सब कुछ व्यापक को ही कह रहे हैं। ज्ञान को अनुभव काल में आनंद। तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी भैया कि आत्मा भी तो हम लास्ट में ही हम मान के ज्ञान को ही हमने यहाँ पर माना कि ज्ञान को अनुभव काल में आनंद का, और ज्ञान को ही आत्मा से सूक्ष्मतम होने के कारण परमात्मा का, ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, और ज्ञान को व्यापक कह रहे हैं, तो व्यापक जो है वो आत्मा से भी सूक्ष्मतम होने के कारण उसे परमात्मा का। तो हम यहाँ पर आत्मा यानी कि मैं यानी कि जीवन को हम एक वो रूप दे रहे हैं अभी, है ना, हम ये कह रहे हैं। जीवन परमाणु की, हाँ जीवन परमाणु का एक हिस्सा मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, वो उस तरह से कह रहे हैं। और सक्रिय रहने के कारण, सक्रिय मतलब भैया? हाँ, तो प्रत्येक वस्तु सत्ता में संपृक्त, सक्रिय वस्तु सक्रिय है, व्यापक सक्रिय नहीं है। व्यापक में होने के कारण प्रत्येक वस्तु सत्ता में संपृक्त सक्रिय रहती है, ये कह रहे हैं। सत्ता को सक्रिय, व्यापक को सक्रिय नहीं कह रहे हैं, व्यापक तो क्रिया शून्य है। व्यापक क्रिया शून्य या सक्रिय हम वस्तु को हम एड्रेस कर रहे हैं। प्रत्येक वस्तु सत्ता में सक्रिय रहने के, ऐसा ठीक है भैया। और भैया एक ये लाइन अगर टाइम है तो एक लाइन और बता दीजिए, ये मैं पकड़ में नहीं आई कि क्रियाहीनता की स्थिति ही की शून्य संज्ञा है। तो क्रियाहीनता जो है वो क्रिया शून्य को ही शून्य कह रहे हैं। क्रियाहीनता, व्यापक में क्रियाहीनता है, व्यापक में कोई क्रिया नहीं है, इसलिए उसे शून्य कह रहे हैं। स्वयं में क्रिया नहीं है ना, इसलिए तो हमने व्यापक को ही हमने कहीं ना कहीं एड्रेस कर रखा है ना। हाँ बिल्कुल, एक ही बात है, व्यापक शून्य, ये व्यापक शून्य एक ही। ये ना, ये सारे शब्द जो है इन्हीं का ही बाबा जी हमारा इंटर रिलेशनशिप बैठाने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। ज्ञान ही व्यापक सत्ता है, पहले ये पर्यायवाची रूप में ना इसको लेके जहां जहां ज्ञान कह रहे हैं उसको आप व्यापक कह सकते हैं। तो जैसे हम व्यापक को शून्य कहते हैं, तो ये क्रियाहीनता की स्थिति ही शून्य संज्ञा है। क्रियाहीनता तो है, मतलब क्रिया शून्यता ही शून्य है। संजीव भैया, बस मैं संजीव भैया, हाँ भैया, समय का ध्यान रखेंगे, काफी लोगों की घर की व्यवस्थाएं भी है ना, तो संक्षेप में रखें। नहीं, बस मैं इतनी वो मोनिका जी की बात में ऐड करना चाह रहा था कि जैसे उनका प्रश्न है कि सारे नियम हमें एक मानव को जानने जरूरी हैं और संभव है कि नहीं, तो ऐसा तो संभव है ही नहीं कि इस सृष्टि में कितने तारे हैं एक मानव जान पाए, और ऐसा प्रयास बाबा जी ने भी नहीं किया कि वो गिन पाए कितने तारे हैं। बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, थैंक यू भैया। फाल्गुनी दीदी, आपकी एक लास्ट कमेंट लेंगे, जो भी आपकी शेयरिंग हो बताइए। हाँ भैया, नमस्ते भैया, और सभी को नमस्ते। मुझे ना ये ज्ञान वाला जो प्रश्न था दीदी का, उसमें एक चीज ऐड करनी थी कि बाबा जी ने ज्ञान को कैसे समझाया है, क्योंकि व्यापक
को जब क्रिया के संदर्भ में देखते हैं तब हम जड़ प्रकृति के कंटेक्स्ट में देखते हैं, और फिर वही व्यापक जो है मानव में ज्ञान के रूप में है। तो पुष्पेंद्र धामा नाम है। हाँ, तो ज्ञान जो है ना उसको 4 विषयों का ज्ञान, 5 इंद्रियों का ज्ञान, 3 ऐषणाओं का ज्ञान और उपकार का ज्ञान मानव में ना इस तरीके से है। तो दीदी ने जो आग वाला एग्जाम्पल दिया ना, उसमें ऐसा है कि हम लोग जो 5 इंद्रियों से हमको जो इनपुट मिलता है वो भी ज्ञान के स्वरूप में ही है, क्योंकि हम इसको ज्ञानेंद्रिया बोल रहे हैं ना, मतलब ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया ऐसे शब्द आएंगे इसमें। तो उससे जो हमको इनपुट मिलता है वो भी ज्ञान के रूप में है। परंतु ये सारा जो ज्ञान है वो 2 पोर्शन में है। एक ज्ञान ऐसा है जो हमको इंद्रियों से मिलता है, मतलब जिसको देख, बोल, सूंघ सकते हैं, ये सारा वाला जो भौतिक अभी हम सारा जो सृष्टि में देखते हैं उस रूप में है। दूसरा जो ज्ञान का अरूपात्मक है, जैसे कि नियम का ज्ञान है, या न्याय की हम बात करें या समाधान की बात करें, है ना, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो अरूपात्मक है। मतलब कि अगर मेरे में न्याय का ज्ञान होगा तो मैं न्यायपूर्ण आचरण कर पाऊंगी, तो न्यायपूर्ण आचरण से वो ज्ञान का प्रमाण मिलेगा। पर न्याय है ना वो जो है ज्ञानेंद्रियों से, हाँ, ज्ञानेंद्रियों से पकड़ में नहीं आएगा। तो न्याय ऐसे ज्ञान के 2 पार्ट है। तो अब जब हम मानव की बात करते हैं ना, तो मतलब कि हम कौन से नियम को समझे, कौन से उसको समझे, तो नियम बहुत सारे नहीं है। मानव को जो जीने के लिए नियम चाहिए वो सामाजिक नियम है, प्राकृतिक नियम है और बौद्धिक नियम है। इतने को मानव समझ ले नियम के अर्थ में, और न्याय को समझ ले, धर्म को समझ ले, सत्य को समझ ले, तो मानव का ना वो मानवीयतापूर्ण आचरण में वो होना वो संभव हो जाएगा। तो भैया इतना मुझे बोलना बहुत था। बढ़िया, बहुत बढ़िया फागुनी दीदी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, है ना, बढ़िया बहुत फागुनी जी, बहुत बढ़िया। बाकी सब साथियों का परिचय अगर ना हो तो फागुनी दीदी गुजरात से हैं और हापुड़ में जितने भी अध्ययन सत्र पिछले 2 साल से चल रहे हैं 2018 से, उनमें आती रही हैं, तो काफी अच्छी इनकी पकड़ बनी है। तो अच्छा हुआ आज दीदी आई हैं इस सेशन में। दीदी थैंक यू आने के लिए भी और शेयरिंग के लिए। जब भी समय मिले आया कीजिए प्लीज। जी जरूर जी, दीदी, आपका स्वागत है भैया, हमेशा। हाँ, और अगर 2-3 मिनट का और समय हो तो और एक बात मैं रखना चाहूंगी। जो दीदी ने पहले पुत्रेषणा वित्तेषणा के बारे में बोला था, तो उसमें मुझे ये बोलना है कि अभी हम भ्रमित अवस्था में जब धन को देखते हैं या पुत्रेषणा को देखते हैं या यश की ऐषणा को देखते हैं, तो एक तो ये समझना पड़ेगा कि अभी हम शक्ति केंद्रित शासन व्यवस्था में इन सारी चीजों को देख रहे हैं। तो धन का उपयोग क्या है, या तो धन हम कमाएंगे तो संग्रह के लिए या भोग के लिए, तो वो धन है ना वो बल के रूप में नहीं है। जब हम ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं कि धन बल, जन बल, तो वो बल के रूप में है। अभी जो हम धन कमा रहे हैं वो हमको सुरक्षा नहीं देता है, वो हमको एंजाइटी ज्यादा देता है। मतलब उसको प्राप्त करने का एंजाइटी भी है, फिर प्राप्त कर लिया उसके बाद उसको संभल के रखने का भी एंजाइटी है। पर जब बाबा जी धन बल बोल रहे हैं वो एक मानवीयतापूर्ण व्यवस्था के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, तो वहां पे वो बल के रूप में है। तो बल के रूप में कैसे कि जितना जितना उसका सदुपयोग होता जाएगा ना उतना वो बल के रूप में है। जब मैं अपना धन जो है सदुपयोग में लगाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, उससे मुझे बल मिलता है। पर वही धन जब भोग में जाता है तो उससे मेरे को बल नहीं मिलता है। तो ये ना एक बात उसी तरीके से यश की ऐषणा, पुत्रेषणा, मतलब उन सबको उसी तरीके से हम देख सकते हैं। बस भैया इतना बात रखना बहुत था। बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया दीदी। आपको क्लैरिटी बहुत ज्यादा है, पता चल रहा है, और हमें भी बहुत कुछ समझ में आ रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। फागुनी दीदी आप रोज आइए प्लीज। भैया इसमें ऐसा है, मैं अलग अलग ग्रुप के साथ जुड़ी हुई ना, तो सेम समय मेरा एक और ग्रुप के साथ भी है, तो आज तो मैं बाई चांस आ गई भैया। वहां नहीं था इसलिए। तो इस बाई चांस को नियम में परिवर्तित कर लीजिए। मैं भी यही कहना चाह रही थी भैया। वही वहां पे 6 से 7:30 का टाइम है भैया, उसको मैं नहीं छोड़ पाऊंगी। चलिए देखिए जैसे भी संभव हो, जैसे भी हो, ठीक है, बढ़िया। आज आ जाए, बहुत अच्छा रहा दीदी, जब भी अनुकूलता बने जरूर आइएगा। हाँ जी, सबका धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद दीदी। तो आज हमने, मेरे को लग रहा है कि सबका मन भी लग रहा था और चर्चाएं भी अच्छी हो गई, सबका पार्टिसिपेशन भी हुआ। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, कल हम चैप्टर 2 शुरू करते हैं।
अभी जी मीटिंग भैया। को खत्म करें। जी भैया, आज सब बागडोर आपके हाथ में ही है। बागडोर आपके हाथ में। ठीक है, मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत सभी का। सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया भैया, शुक्रिया दीदी। थैंक यू।